Hello guys, welcome to my YouTube channel Dynamic Master J. I'm Vinod Sahu and today I'll teach you NCERT Class 6 History Chapter number 4, What Books and Burials Tells Us. So watch the video till the end for a better understanding of this chapter. So first of all, let's go through the index. What we are going to study in this whole book. Our first chapter is what, where, how and when. इसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, नेम ऑफ द लैंड. ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टोन एज के बारे में, जिसमें हमने तीन स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड पेलियोलिथिक. थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो है इन द अर्लीस्ट सिटीज. इसमें हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. अब फोर्थ जो हमारा चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस. ओके, इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में. वैदिक एज जहां स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्ट रीजन में, तो वहीं एट द सेम टाइम डाउन साउथ फ्रॉम डेक्कन टू डाउन साउथ एरियाज में मेगालिथिक एज चलता है. तो इस दोनों एज जो है एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी है. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक. इसमें हम पढ़ेंगे महाजनपदा के बारे में. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज. इसमें हम पढ़ेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर. इसमें हम पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में. ट्रेडर्स की एट्थ जो हमारा चैप्टर है वाइटल विलेज एंड थ्रेविंग टाउन्स. और जो नेक्स्ट चैप्टर है नाइन्थ ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स. इन दोनों चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के बारे में. ओके, तो ये मौर्यन पीरियड के बाद आता है पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिसमें आता है पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर और 9th चैप्टर में. जो हमारा 10th चैप्टर है जो जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स. तो इसमें हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड. ये जो मौर्यन के पीरियड के बाद जो न्यू एम्पायर खड़ा होता है, ये एम्पायर था, उसके बाद गुप्ता पीरियड. तो इसमें हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में. जो लास्ट चैप्टर आता है 11th चैप्टर बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स. इसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड. ओके, तो ये होता है हम इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ओवरऑल पढ़ने क्या वाले हैं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है, हम एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि टाइमलाइन में हम सबसे पहले देखते हैं जीरो, पीरियड ऑफ जीरो. इसको क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ जीसस. तो पीरियड ऑफ जीसस से पहले जो भी चीजें हुई उसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, बीसीई. ठीक है, इससे पहले जितने भी चीजें हुई उसको बीसीई में गिना जाता है, और इसके बाद जो चीजें हुई उसको बोलते हैं कॉमन एरा, सीई. तो उससे बीच में जो पीरियड है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ जीसस और जीरो. तो हमारे जितने भी जो हमारे ईयर्स हैं स्टार्ट होते हैं, जैसे 2020 वो यहाँ जीरो से काउंट करके 2020 है. सबसे पहले हम देखते हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 BC. इसको बोलते हैं हम स्टोन एज, जिसमें 3 स्टोन एज हुए थे, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जिनमें हमने पढ़ा था 2700 BCE की हिस्ट्री. उसके आगे जाते हैं हम तो हमको मिलता है वैदिक एज और मेगालिथिक एज, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम जाएंगे तो हमको मिलेगा लेटर वैदिक एज 10,000 BCE, जिसमें हम जनपदा पढ़ेंगे. और 600 BCE के बाद हम जब जाएंगे हिस्ट्री में आगे तो हमको मिलेगा महाजनपद का कॉन्सेप्ट, और इसी में हमको मिलेगा न्यू थॉट्स जो कि 500 BCE के अराउंड इमर्ज हुए थे. और इसमें हमको मिलेगा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का नॉलेज. उससे आगे हम जाएंगे तो मौर्यन पीरियड आता है 325 टू 185 BCE. और उसके बाद हम जाएंगे तो ये जो जीरो का एरिया भी कवर अप होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड. ठीक है, 190 BCE टू 300 CE. उसके बाद ये पोस्ट मौर्यन पीरियड है, इसी को हम पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के नाम से भी जानते हैं. उसके बाद गुप्ता एम्पायर आता है 320 टू 550 CE. इसमें हम 4 राजा के बारे में मेनली पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त. उसके बाद जाते हैं तो हर्षवर्धन नाम का राजा होता है 645 CE में, जिसके बारे में हमको पता चलता है हर्षचरिता से. उसके बाद हम जाते हैं तो चालुक्यास का पीरियड आता है अप्रोक्सीमेटली 700 CE, जो एहोल से अपना शासन करते थे. उसके बाद हम जाते हैं तो 750 CE के अराउंड पल्लवा के बारे में हमको पता चलता है, जो 750 CE के अराउंड यहाँ पे राज करते थे. कहाँ पे?
कांचीपुरम और महाबलीपुरम, ये उनकी राजधानी होती थी। हिस्ट्री हमको ये बताता है कि इन दोनों के अमॉन्ग दिस बोथ ये फाइट भी हुए हैं। ओके, तो हम देखते हैं अब कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये चैप्टर है हमारा व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बुक्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वैदिक एज। तो बुक्स का मतलब होता है वेदास। ओके, तो बरियल्स का मतलब होता है जो लोगों को जो दफनाया जाता है उसको बोलते हैं बरियल्स। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये होता है डाउन साउथ एरिया, जो डेक्कन का एरिया होता है, उस एरिया में ये मेगालिथिक पीरियड चल रहा था, तो उसको बोलते हैं बरियल पैटर्न जो था वहां का, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो वैदिक एज जो चल रहा था वो कहां चल रहा था? नॉर्थ वेस्ट इंडस रीजन में। 4 वेदास के बारे में हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आर्यन सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ लैंग्वेजेस, कौन कौन से लैंग्वेज यूज करते थे? संस्कृत थे और बहुत सारे लैंग्वेजेस के फैमिलीज थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द लैंग्वेज, अब हिस्टोरियंस जो है लैंग्वेज का स्टडी कैसे करते हैं। स्टडी ऑफ ऋग्वेदा, विश्वामित्र, जब ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे विश्वामित्र नाम का एक ऋषि था, ठीक है, और इनके और रिवर के बीच में कुछ कन्वर्सेशन है जो इस बुक में मेंशन है, जो ऋग्वेदा में मेंशन था, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ पीपल्स, कि वहां पे लोगों की जिंदगी कैसी थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेगालिथिक एज इन सदर्न रीजन। उसके बाद पढ़ेंगे सोसाइटी एंड लाइफ ऑफ द पीपल देयर। तो यहाँ पे मेगालिथिक सदर्न रीजन में सोसाइटी और जो लोगों का वो लाइफ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे देयर बरियल प्रैक्टिसेस, अब उनके बरियल प्रैक्टिसेस कैसे थे। अब उसके बाद देखेंगे स्टडी अबाउट स्केलेटन, तो स्केलेटन का भी स्टडी किया गया है कि कैसे वो पुअर था कि रिच था, वेदर इट वाज अ मेंस स्केलेटन और अ वुमेन्स स्केलेटन, और इट कैन बी अ चाइल्ड स्केलेटन। तो इन सारी चीजों का जो स्केलेटन का स्टडी था, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो हमारा चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अस। तो एनसीईआरटी का एक पैटर्न है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन स्टार्ट होता, मैरी इन द लाइब्रेरी, ठीक है, एक स्टोरी है यहाँ पे कि मैरी एक लड़की वहां पे अपने लाइब्रेरी में जाती है। तो वो लाइब्रेरी क्या होता है, क्लासरूम से बड़ा रहता है। जैसे ही वो कबर्ड को खोलने का स्टार्ट करती है, तो वैसे ही उसके टीचर ने बोलता है कि ये जो कबर्ड है, ये क्या कंटेन करता है? स्पेशल बुक्स कंटेन करता है, जो क्या है हमारा सेट ऑफ वेदास, ठीक है। तो वो पूछता है कि, तो इसको मैरी को ये लगता है कि ना, एकदम मैरी वंडर्ड कि क्या ये है, क्या चीज वेदास है क्या। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हमारे जो 4 वेदास हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बारे में, और जो सदर्न रीजन में हमारा जो मेगालिथिक पीरियड चल रहा था और जो उसकी बैरियल पैटर्न्स थी, बैरियल प्रैक्टिसेस थी, तो वो कैसी थी ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, क्या है? ऋग्वेद। तो इसको सबसे ओल्डेस्ट बुक किसको बोला जाता है? वेदास। वेदास को बोला जाता है सबसे पुरानी बुक्स। 4 वेदास कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो हिंदू धर्म में जो 4 वेद हैं ये हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट जब हम आते हैं तो हमको पता चलता है कि ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद, कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। अब देखिए 3500 ईयर्स अगो क्या कंपोज हुआ था? ऋग्वेद, द ओल्डेस्ट वेद। अब ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हैम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। मीन्स ये क्या किससे बना है? 1000 हैम्स। हैम्स किस चीज को बोलते हैं? सुक्ता, जिसको हम सुक्त भी बोलते हैं, उसको बोला जाता है वेल सेड इंग्लिश में, ठीक है। तो उसको ये 1000 हैम्स से होके बना है एक वेद। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हैम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। सेम चीज है यहाँ पे। 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। अग्नि, ठीक है, यहाँ पे 3 गॉड्स को स्पेशल बताया गया है हिंदू धर्म में। अग्नि, इसको क्या बोलते हैं? द गॉड ऑफ फायर। इंद्रा, अ वॉरियर गॉड, ठीक है, इंद्रा को यहाँ पे अ वॉरियर गॉड के रूप में मेंशन किया जाता है। एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, इसको बोला जाता है सोम रस, ठीक है। तो इसको भी उसमें मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट जो आता है, दिस हैम्स वर कंपोज बाय सेजेस। तो ये जो हैम्स थे वो कंपोज किसके द्वारा किए जाते थे? सेजेस। सेजेस मतलब होता है ऋषियों के द्वारा ये
जो हाइम्स है वो कंपोज किया जाता है। जो ऋषि होते थे वो जो ये सुक्ता है उसको डेवलप करते थे। नेक्स्ट जो आता है हमारा पिस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बीट बाय बीट विथ ग्रेट केयर। मोस्ट ऑफ द हैम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्न बाय मेन। तो ये जो प्रिस्ट होते थे ये इसकी शिक्षा देते थे। इसको क्या है लिख के ऐसा ट्रांसफर नहीं किया जाता था। इसको जो प्रिस्ट होते थे उनको सिखाया जाता था कि कैसे एक सिलेबल, एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस को बिट बाय बिट कैसे उसको मेमोराइज करना है, उसको कैसे रिसाइट करना है, ठीक है। और मोस्टली ये जो हैम्स थे, जो सुक्तास थे, जो वेल सेड थे, ये किसके द्वारा पढ़ाए जाते थे? मेन के द्वारा। और ये आदमियों के द्वारा ही पढ़ाए जाते थे, मतलब पुरुषों के द्वारा, और उसके द्वारा ही ये पढ़ा जाता था। मीन्स वुमेन्स का उतना ज्यादा वहां पे प्रियोरिटी नहीं था। नेक्स्ट जब हम देखते हैं यहाँ पे अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमन, मतलब उतना तो प्रियोरिटी उनको नहीं दिया जाता था, लेकिन कुछ जो चीजें थे, कुछ जो सुक्तास थे, कुछ जो वेल सेड थे, वो इनके द्वारा, वुमेन्स के द्वारा भी कंपोज किए जाते थे। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दिस डेज। मतलब ये जो था ये क्या था? प्राचीन संस्कृत था, उस टाइम का संस्कृत था ये, ठीक है। तो ये जो था कि आज के जो पीरियड में, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में एवोल्यूशन आया है, तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि संस्कृत जो था, प्राचीन जो संस्कृत था, वो अभी के संस्कृत से डिफरेंट है। नेक्स्ट जो आता है द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड इन हर्ड rather than read। तो ये पढ़ा नहीं जाता था, ये रिसाइटेड होता था और सुन के इसको क्या होते थे? याद किया जाता था, मेमोराइज किया जाता था। It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago। मतलब ये है कि कुछ सेंचुरी बाद जब ये कंपोज हुआ था, उसके कुछ सेंचुरी बाद ये क्या हुआ था? इसको लिखा गया था, लेकिन इसका प्रिंट जो हुआ था 200 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था इसका प्रिंटिंग। अब हम देखते हैं संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। जैसे मैंने बताया था कि संस्कृत ये लैंग्वेजेस की फैमिलीज होती थी, ठीक है। मीन्स कुछ कुछ लैंग्वेजेस हैं उनमें सिमिलरिटीज थी, इसलिए उसको बोलते हैं, उनकी फैमिलीज बोला जाता है कि सेम फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। तो संस्कृत कौन से फैमिली का ग्रुप है? कौन से ग्रुप, मतलब किसके फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे ये इंडियन लैंग्वेज आते हैं, असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेजेस अगर उसमें देखा जाए तो पर्शियन आता है। एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस अगर देखा जाए तो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। मीन्स ये सारे हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडो यूरोपियन। इसको फैमिली इसलिए बोला जाता है कि इनमें जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। जैसे कि आप देख लेते हैं यहाँ पे मात्र, मात्र जो होता है संस्कृत वर्ड है, लेकिन माँ जो है हिंदी में बोला जाता है एंड मदर बोला जाता है इंग्लिश में, इसलिए इसको एक ही फैमिली से बिलोंग होता है। ये कौन सा फैमिली है? इंडो यूरोपियन फैमिली। नेक्स्ट जो आता है कि लैंग्वेज कुछ सब कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में जो बोला जाता था डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं ये। तो जो लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली। ये है, ये कहां यूज होता है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जो हमारा असम का इलाका है। नेक्स्ट जो होता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। ये कौन से? द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो हमारे द्रविड़ आर्किटेक्चर बोलते हैं ना, जो डाउन साउथ एरिया है, ठीक है। और वहां पे कुछ कास्ट भी ऐसे हैं जिनका नाम द्रविड़ मेंशन होता है। तो जो लैंग्वेज झारखंड और सेंट्रल इंडिया में वो बोले जाते थे वो उसको बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ये भी एक डिफरेंट फैमिली है। नेक्स्ट जो हम अब आगे बढ़ते हैं, तो हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब हिस्टोरियंस जो हैं कैसे ऋग्वेदा को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था कि मटेरियल से स्टडी करते हैं, तो अब हिस्टोरियंस क्या करने लगे? रिटेन सोर्सेस को भी एग्जामिन करने लगे, ठीक है। अब रिटेन सोर्सेस से भी ये हिस्ट्री पता चलने लगा उनको। अब नेक्स्ट हम जब बातें करते हैं कि सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, तो हम कैसे पता करते हैं कि जो हाइम्स है वो क्या है? डायलॉग के फॉर्म है, जो एक कन्वर्सेशन है, दो लोग के बीच में कन्वर्सेशन है, उसको बोलते हैं डायलॉग। और जब एक खुद आदमी अपने से बड़बड़ाता है उसको बोलते हैं मोनोलॉग। इसमें हमको पता चलता है कि एक विश्वामित्र नाम का भी ऋषि थे। तो
अब ये एक ना हमको कन्वर्सेशन सुनने को मिलता है कि विश्वामित्र और दो रिवर के बीच में कन्वर्सेशन इस वेद में मेंशन है। तो वो दो रिवर कौन से थे? व्यास और सतलज। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। ओके, तो यहाँ पे इसमें हमको पता चलता है कि नदियां भी थी, वो देवी देवताओं के रूप में पूजी जाती थी यहाँ पे। ये देखिए, a page from manuscript of the Rigveda. This manuscript of the Rigveda on birch bark was found in Kashmir. अब ये था एक मनुस्क्रिप्ट था ऋग्वेदा का, जो कहाँ मिला है हमको? कश्मीर में मिला है, जो कि एक ना बर्च नाम के जो वृक्ष थे उसकी छाल से बने थे। About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda as well as an English translation. ठीक है, तो ये था एक ना क्या बोलते हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट बनाने के लिए यही जो सोर्स है वो यूज हुआ था। ठीक है, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के भी यूज हुआ था। तो अभी ये कहाँ है? नाउ प्रिजर्व इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुणे में एक लाइब्रेरी है, वहां पे आज भी ये प्रिजर्व करके रखा हुआ है। सो हम यहाँ पे हम देखते हैं इनका जो डायलॉग का फॉर्म है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है विश्वामित्र एंड द रिवर, ये मेंशन है ऋग्वेद में। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डायलॉग, जो कन्वर्सेशन हुआ वो कैसा हुआ। तो विश्वामित्र बोलते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग कॉज दैट लिक देयर कॉज। मतलब माउंटेन से ऐसे मतलब बहते आओ लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस। यहां से हमको पता चलता है कि समाज में हॉर्सेस का महत्व था उस टाइम में। लाइक टू शाइनिंग कॉज मीन्स शाइनिंग कॉल्स का भी वहां पे महत्व था। दैट लिक्स देयर कॉल्स। यू मूव लाइक कैरियोट टू द सी मीन्स वहां पे रथ भी हुआ करते थे। थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा मीन्स यहाँ पे इंद्रदेव का भी जिक्र हुआ है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर मीन्स जो ये है इंद्र, जिसको पानी के मतलब देवता भी बोला जाता है, बरसात के लिए इनको वर्शिप किया जाता है आज भी इंडियन जो हिंदू कल्चर है उसमें। तो ये उस टाइम से ये कंटिन्यू किया जा रहा है। फिर रिवर का यहाँ पे रिप्लाई भी है, देखिए, क्योंकि ये जो ये था ये डायलॉग के फॉर्म में। वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग विद द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस once we start flowing we cannot be stopped. Why do you pray to us ओ सेज? मीन्स ये बोलती है कि हमको जो गॉड ने हमारे लिए जो वे बताया है वहां पे हम फ्लो करते हैं। तो हम एक बार जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम वहां पे स्टॉप नहीं हो सकते। तो आप हमको क्यों रोकना चाहते हो ऋषि? ऐसे करके कौन रिप्लाई करते हैं? रिवर्स रिप्लाई करते हैं। तो विश्वामित्र बोलता है, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद हिज chariots and the carts, let your water not rise above our axles so that we can cross safely the river. We listen to you, to your prayers so that you can cross safely. तो यहाँ पे इनके दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है कि वो बोलता है कि सिंगर आया है, उसके साथ उसका रथ है, उसके साथ उसके कार्ड्स हैं। तो उसके एक्सल, जो पहियों के बीच में जो लगा तो उसको बोलते हैं एक्सल। तो एक्सल से ऊपर वहां पे पानी न उठे, जिसके चलते हम उसको नदी को आसानी से क्रॉस कर लें। तो लास्ट में रिवर होते हैं, तो दोनों रिवर होते हैं, जो व्यास है और सतलुज है, वो दोनों एग्री हो जाते हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, आप इसको क्रॉस कर सकते हो। तो historians point out that this times was composed in the area where the rivers flow. तो मतलब ये उस एरिया में कंपोज किया गया है जहां पे वो नदियां बहती है। They also suggest that the sage lived in the society where horses and cows were valued animals. मतलब सेज जो उस सोसाइटी में रहता था जहां पे जो हॉर्सेस है और काउज वो वैल्यूड एनिमल्स है। दैट इज व्हाई द रिवर्स आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेस एंड काउज। इसीलिए दोनों इनका मतलब इनसे कंपेयर किया गया है। Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati are also named in the hymns. अब देखिए, अब यहाँ पे इंडस भी वहां पे मेंशन है और सरस्वती भी मेंशन है, ठीक है, हेम्स में। लेकिन द गंगा यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। तो गंगा और यमुना जो है एक ही बार में इनका जिक्र हुआ है। इट मीन्स कि ये जो कंपोजिशन है ऋग्वेदा वो नॉर्थ वेस्ट में ही कंपोज हुआ है, जहां पे गंगा और यमुना नहीं बहती। ठीक है, जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियोट्स मींस ये इनका इंपॉर्टेंस क्या था। तो दिस आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। तो इनके बारे में भी ऋग्वेदा में बहुत ज्यादा प्रेयर मेंशन्ड है।
स्पेशली चिल्ड्रंस में, स्पेशली सन्स के लिए, इसका मतलब जो बेटे थे उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, ये हमें ऋग्वेद से पता चलता है, ठीक है। और हॉर्सेस भी वहां पे इंपॉर्टेंट थे। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमको पता चलता है हॉर्सेस वर योग टू कैरियर दैट वर यूज्ड इन बैटल। तो ये जो है हॉर्सेस, इनको मतलब रथ में यूज किया जाता था, और ये किस लिए यूज होता था, बैटल्स में, विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, जो कैटल को कैप्चर करने के लिए इनके लिए युद्ध होता था। Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. तो इस grains के लिए भी ये युद्ध होते थे, ठीक है। और some battles were fought for water and to capture people. तो कुछ जो थे वो पानी के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती थी, और था पीपल को कैप्चर करने के लिए, किस चीज के लिए, स्लैवरी के लिए कैप्चर किया जाता था लोगों को। Some of the wealth was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest, and the rest was distributed among the people. तो क्या होता था, अब हमें यहाँ पे समाज की हायरार्की पता चलती है। मीन सबसे ऊपर जो था वो राजा था, फिर वहां पे प्रीस्ट थे, ठीक है, और उसके बाद जो भी मतलब लूट का माल इन्हीं में सप्लाई होता, सबसे पहले राजाओं को मिलता था, फिर प्रीस्ट में, उसके बाद जो लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, जो निचले तबके के थे, उनको मिलता था पैसा, मीन्स कुछ बचा खुचा। तो इससे हमें सामाजिक जो हायरार्की है उन सब चीजों के बारे में पता चलता है। Some wealth was used for performance of yajnas or sacrifices which offerings were made into the fire. So मतलब यज्ञ करने के लिए वो होते थे, यूज होते थे, और जिसके लिए सैक्रिफाइसेस मीन जो आहुति देनी होती थी ना ये फायर में, जो आज भी होता है ऐसे स्वाहा करके उसमें डाल देते हैं, तो उसके लिए भी यूज होते थे कुछ पैसे। These were meant of gods and goddess. Offering could include ghee, grain, in some cases animals. तो क्या था, ऑफरिंग जो करते हैं आज भी हम देखते हैं कि घी डाला जाता है उसमें यज्ञ में, और उसके बाद क्या डाला जाता है, उसके बाद फिर कुछ चावल के दाने डाल देंगे, कुछ ग्रेन्स डाल देंगे, और कहीं कहीं पे ये भी होता है कि वहां पे पशुओं की बलि भी दी जाती है। मोस्ट मैन टू पार्ट इन दिस वॉर, मतलब जो वॉर्स होते थे उसमें ज्यादातर लोग पार्ट, मतलब जो आदमी है वो पार्टिसिपेट करते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, अब वहां पे रेगुलर आर्मी तो कोई था नहीं, क्योंकि अभी जो हम जिस एज के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, जिस पीरियड के बारे में हम पर्टिकुलरली अभी पढ़ रहे हैं, उस टाइम तक आर्मी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, किसी भी राजा ने वहां पे आर्मी रखना शुरू नहीं किया था। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर। अब वहां वॉर एंड पीस, तो वहां पे असेंबलीज थी, यहाँ पे लोग आते थे और डिस्कस किया करते थे वॉर के बारे में और पीस के बारे में। They also choose leaders who were often brave and skillful warriors. अब ये लीडर भी चूज किया करते थे, ठीक है। अब आते हैं, आगे चलते हैं हम, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब यहां पे है कि कौन से वर्ड्स यूज होते हैं पीपल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, तो कुछ सिविल वे से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जो वहां के लोग थे उन लोगों को। इन द टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, तो अब क्या वर्क करते हैं उसके आधार पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द लैंग्वेज दे स्पीक, लैंग्वेज जो कौन सा स्पीक करते हैं, कौन सा बोलते हैं, उसके आधार पे हम इसको वो कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। द प्लेस दे बिलोंग टू, अब कहां से वो बिलोंग करते हैं उसके आधार पे भी हम इनको अलग कर सकते हैं। देयर फैमिली, अब उनके फैमिली के आधार पे भी। देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिस, अब कम्युनिटीज और कल्चरल प्रैक्टिसेस, अब आप देखोगे कि ये जो चीजें हैं ये आज भी कंटिन्यू है, मीन्स हम इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे हम लोगों को अलग करते हैं। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो मुझे बोलेंगे छत्तीसगढ़िया है, गुजरात से है तो उसको गुजराती बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि कहां से बिलोंग करते हैं। फैमिली, जैसे मेरी फैमिली है, मेरा ऑक्यूपेशन है, तो उससे भी मेरे को जाना जाएगा। लैंग्वेज, जैसे मैं छत्तीसगढ़ी बोलूंगा तो छत्तीसगढ़ी, कोई गुजराती बोलेगा तो गुजराती ऐसे करके बोला जाएगा। कल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स वो कल्चरल कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं उनके आधार पे भी, कम्युनिटीज के आधार पे भी जाना जाता है उनको। हम आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा, तो कुछ वर्ड्स हैं जो पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुए ऋग्वेदा में, हम उनको बारे में जानते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, तो वर्क के आधार पे तो दो ग्रुप हैं। द प्रीस्ट, ठीक है, पहला आता है प्रीस्ट, और उन्हीं को क्या बोला जाता है, ब्राह्मण, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, ठीक है, ये हो गया। टू वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल और द कम्युनिटी एज होल, ठीक है, कम्युनिटी और पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए भी दो वर्ड यूज किया जाता है। वन वॉज
द वर्ड जना, अब यहाँ पे जन आ गया, यहीं से आगे बन के क्या बढ़ा है, जनपद, और जनपद में आगे बढ़ के बना है महाजनपद, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। द अदर वॉज विश, विश आया तो विश से क्या बना, वैश्य। ठीक है, आगे जाते हैं, हमको देखते हैं सिवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम। तो जो सिवरल विशेष थे और जना थे वो मेंशन थे नाम के आधार पे। जैसे हमको आगे जाते हैं तो पुरु, पुरु साम्राज्य, पुरु के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पता है कि पुरु जना। ठीक है, भारत तो भारत जना, विश तो और इसी को भारत को जना को और क्या बोलते हैं, विश्व बोलते हैं, वैश्य बोलते हैं। ठीक है, और यदु तो यदु जो यदुस थे उसको क्या बोलते हैं, यदु जना और विश। ठीक है, मतलब पुरु विश या फिर भारत विश या फिर भारत जना, पुरु जना, ऐसे टाइप के ये वर्ड यूज हुए हैं नाम से उनको जानने के लिए। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। द पीपल हु कंपोज द हैम्स डिस्क्राइब themselves as आर्यास, कॉल्ड देयर अपोनेंट्स दासास एंड दस्यूस। अब जो थे, जो अपना हैम्स जो कंपोज किए वो अपने आप को क्या बोलते थे, आर्यास। मैंने बताया था आर्यन, आर्यन के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये लोग थे आर्यन थे। ठीक है, इसको बोला जाता था आर्यास, और अपने अपोनेंट को ये क्या बोलते थे, दासास और दस्यूज। तो दासा मतलब होता है ये स्लेव के बारे में है। ठीक है, स्लेव। These were people who did not perform sacrifices। तो ये लोग थे, ये sacrifices परफॉर्म नहीं करते थे, and probably spoke different language, और हो सकता है कि वो दूसरे लैंग्वेज बोलते रहे होंगे। Later the term दासा and the feminine दासी, ठीक है, दासा का जो फेमिनाइन वर्ड है वो दासी है, came to mean slave। तो ये बाद में जाके हमको पता चलता है कि इसका मतलब होता है slave। Slaves were women and men who were often captured in the war. They were treated as the property of their owners. They could make them to whatever they were wanted। अब ये था, ये वारमैन को जीत के लाते थे, तो ये क्या हुए, दास दासी हो गए। तो इनसे कोई भी काम करवा सकते थे उनके जो ओनर्स थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है, while the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere। मतलब दूसरे डेवलपमेंट भी थे दूसरे जगह में। यहाँ पे हम बात करते हैं मेगालिथिक एज का, जो हमारे सदर्न रीजन में चल रहा। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। अब यहाँ पे हमको पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। इसको मेगालिथ्स इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे मेगा, मेगा मीन्स बड़े, लिथ्स मीन्स, लिथोस मीन्स पत्थर, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर जिसको हम बोलते हैं बोल्डर्स, उनका यूसेज स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसको बोलते हैं मेगालिथ्स। आगे बढ़ते हैं। द practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India and in the Northeast and Kashmir। अब ये था मेगालिथ से, ये जो पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 300 years ago, 3000 years ago, सॉरी। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ चलता था, डेक्कन में चलता था, साउथ इंडिया में, मेनली ये साउथ इंडिया में चलता था। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, यहाँ पे भी ये चलते थे। While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burials are often underground। ठीक है, burials are often underground। तो क्या होता था, कुछ मेगालिथ्स तो हमको ऊपर से दिखाते थे सरफेस में, जो ग्राउंड सरफेस में होते थे। ठीक है, लेकिन जो अदर थे वो हमको कहाँ पे मिलते हैं, अंडरग्राउंड। जो बरियल्स थे, जो उनके बरियल्स प्रैक्टिसेस थे, वहां पे उससे हमको पता चलता है। Sometimes archaeologists have find a circle of stones, boulders और a single large stone standing on the ground। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है कि एक सर्कल ऑफ स्टोन्स मिला है, वहां पे या तो उसके साइड में बोल्डर्स मिले हैं या फिर एक सिंगल बड़ा सा स्टोन मिला है। ये बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स के चलते इसको बोला जाता है मेगालिथिक। All these burials have some common features। Generally, the dead were buried with distinctive pots, which are called black and red ware। तो ये थे कुछ कॉमन फीचर्स थे कि तो इनको पॉट्स के साथ दफनाया जाता था, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर बोला जाता था। Also found are tools and weapons of iron, sometimes skeleton of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold। अब यहाँ पे क्या मिले हैं कि वेपन्स में मिले, आयरन्स में मिले हैं। ठीक है, और हॉर्सेस के भी स्केलेटन मिले हैं, मीन्स इनको हॉर्सेस के साथ दफनाया गया है। हॉर्सेस इक्विपमेंट भी मिले हैं, अब ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्डन स्टोन्स भी मिले हैं।
तो ये सारी चीजें उनके साथ मिले हैं स्केलेटन्स के साथ जो बरियल से। तो ये हमको इससे पता चलता है कि ये जो भी जिन लोग को दफनाया गया था वो कौन से सोशल स्टेटस के थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या रहा होगा, या फिर वो लेडीज थे कि जेंट्स थे, ये सारी चीजें हम यहाँ से पता कर सकते हैं। आगे जाते हैं तो बोले हमको पता चलता है आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक बरियल्स। तो हमको पता चलता है कि आयरन इक्विपमेंट कहाँ से, इससे पता चला है मेगालिथिक बरियल्स से। ठीक है, तो किस टाइप के दिखते थे वो, तो यहां हम देखते हैं यहाँ पे ये था हॉर्स इक्विपमेंट। ठीक है, ये देखिए ये जो हमको वहां से मिला है मेगालिथिक बरियल से, इसको बोलते हैं हॉर्स इक्विपमेंट। आगे जाते देखते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सेस। ठीक है, अब उसके आगे जाते हैं तो ये हमको मिला है ये बड़ा वाला डैगर। ठीक है, डैगर जो चाकू होता है ना उसको बोलते हैं डैगर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो बरियल साइट से हमको मिले, ये सब सारी चीजें बरीड थी किसके साथ, वो क्या बोलते हैं स्केलेटन्स के साथ ये मिली, क्योंकि आदमियों के साथ इसको दफनाया जाता था वहां पे। फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस, अब मैंने पहले ही बताया था कि इससे हमको पता चलता है सोशल डिफरेंसेस के बारे में कि वो उसका ऑक्यूपेशन क्या था। ठीक है, किस चीज से पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं हमको स्केलेटन्स के साथ, इससे हमको क्या पता चलता है सोशल डिफरेंसेस। अब sometimes more objects are found in one grave than in another, किसी में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं दूसरे ग्रेव के कंपैरिजन में, तो इससे हमको पता चलता है ठीक है कि वो उसका सोशल स्टेटस क्या था, कि या तो वो अमीर था गरीब था, इससे हमको पता चलता है। जैसे कि एग्जांपल है इन ब्रह्मगिरी, वन skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads and 4 copper bangles and 1 conch shell. अदर स्केलेटन हैव ओनली फ्यू पॉट्स, तो दूसरे स्केलेटन क्या थे, कुछ ही पॉट्स थे। इससे हमको पता चलता है कि इसका जो सोशल डिफरेंसेस कैसा था, कि ये जो बंदा था, ये जो 33 गोल्ड बीट्स वाला ये अमीर था, और जो फ्यू पॉट्स वाले थे ये लोग गरीब थे। ठीक है, इससे हमको पता चलता है सोशल डिफरेंसेस। This find suggests that there was some difference in the status among the people who were buried. Some were rich, other poor, some chiefs and other followers. तो हो सकता है कि ये चीफ रहा हो और अदर जो ये हुए हैं वो फॉलोअर्स रहे हों। ठीक है, इनका सोशल स्टेटस भी पता चलता है, और सोशल स्टेटस अमाउंट द पीपल हु वर बरीड, ये सारी चीजें हमको किससे पता चलता है कि उसके साथ जो सामान दफन किए गए थे उससे। अब हम देखते हैं यहाँ पे फैमिली बरियल्स। Sometimes megaliths contains more than one skeleton. अब कुछ बरियल्स ऐसे थे जो एक साथ कई ठो स्केलेटन कंटेन करते थे, एक ही साथ कई लोग को ऐसे दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये यहां से हमने अंदाजा लगाया कि ये क्या था, फैमिली बरियल्स था, कि एक ही फैमिली के सारे लोग को एक जगह दफनाया था। कि हो सकता है कि वो एक ही साथ सेम टाइम में नहीं मरे हों या फिर एक जगह नहीं मरे हों, ठीक है, लेकिन एक साथ उनको दफनाया गया था। Bodies of these who died later were brought into the grave through the portholes. अब उसमें पोर्ट होल्स भी थे ग्रेव में, वहां से ना जो बाद में मरते थे उन लोग को उस होल से लाके दफनाया जाता था। Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to. ठीक है, तो जो जहां पे था, जैसे यहाँ पे अगर दफनाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टोन बोल्डर्स को ऐसे रखा जाता था, ऐसे स्टोन बोल्डर्स रखा जाता था, ताकि लोगों को जब दूसरा कोई आदमी यहाँ पे मरे तो ऐसे तो उसको यहाँ पे लाया जा सके इस साइन के थ्रू, इस साइन के थ्रू यहाँ लाके ऐसे दफनाया जा सके। ये देखिए ये थे पूरे साइन पॉट्स। ठीक है, और ये था उनका क्या बोलते हैं इसको, पोर्ट होल। ठीक है, यहां से लाके इसमें दफनाया जाता था। स्पेशल बरियल एट इमामगांव। इमामगांव एक जो साइट था, ये कौन सा साइट था, ये हमारा मेगालिथिक साइट था। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक स्पेशल एक बरियल मिला है। इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। It was occupied between 3600 and 2700 years ago. ठीक है, ये था घोड़ के जो घोड़ रिवर है, ठीक है, जो किसका वो है, ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिला है क्या था, 3600 ईयर्स एंड 2700 ईयर अगो हमको यहाँ पे मिला है, मतलब यहाँ पे दफनाया गया है। ठीक है,
Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. तो यहाँ पे जो एडल्ट थे उनको ऐसा दफनाया गया था कि उनका जो हेड था वो कहाँ किस तरफ वो था, नॉर्थ साइड उनका हेड था. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. तो यहाँ पे क्या था, वेजल्स जो थे जो क्या कंटेंट करते थे, वाटर और फूड, उनके साथ दफनाया जाता था. तो इससे हमको पता चलता है कि वहां पे जो था, जो आफ्टर लाइफ जो ना जो डेथ के बाद जो आफ्टर लाइफ जो होता है उनका, लाइफ आफ्टर डेथ, उसके ऊपर ये बिलीव करते थे. इसीलिए वहां पे हमको उनके हॉर्सेस दफनाए जाते थे, उनके कुछ वेपन्स दफनाए जाते थे, उनके साथ फूड्स दफनाया जाता था, उनके साथ वाटर भी दफनाया जाता था. ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे. तो स्केलेटन का स्टडी हमको क्या बताता है, ठीक है, हमको ये पता चल जाता है कि स्केलेटन छोटा साइज का है तो वो तो चाइल्ड है. ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वो लड़का है कि लड़की, क्योंकि इसमें मेजर डिफरेंसेस नहीं होते थे. समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन, कि स्केलेटन में क्या मिला है, कि जैसे कोई ज्वेलरी मिली है तो वो लड़की का हो सकता है, और तो क्या कई बार ये होता है कि मेंस भी जो होते थे वो ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता था. तो इसके लिए ना, सेक्स पता करने के लिए स्केलेटन का जो बोन स्ट्रक्चर है वो एक अच्छा सोर्स हुआ करता था. ठीक है, तो हिप होता था, जो पेल्विक एरिया होता था वो उसका वुमेन का, वो लार्जर होता है मेन से, कि क्या है, चाइल्ड बियरिंग जो कैपेसिटी है उसको, उसके लिए. ठीक है, दिस डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज. तो ये जो डिस्टिंक्शन है वो मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज के ऊपर बेस्ड है. तो 2000 पहले जब ये फेमस फिजिशियन था जिसका नाम था चारका, तो वो जब वो मेडिसिन वो जो चारका संहिता लिखा था तो उसमें उसने बताया था 360 बोन्स, दिस इज मच लार्जर मोर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द मॉडर्न एनाटॉमी. तो मॉडर्न एनाटॉमी से बहुत ज्यादा था. तो उसमें क्या था, उसने क्या काउंट किया था, टीथ को भी काउंट किया था, जॉइंट को भी और कार्टिलेज को भी, इसलिए उसने इतना ज्यादा वो किया था. तो अब हमको पता चलता है ऑक्यूपेशन क्या था इनाम गांव में. इनाम गांव जो था वो मेगालिथिक साइट था. यहाँ के ऑक्यूपेशन के बारे में हमको पता चलता है. तो यहाँ पे क्या मिले, सीड्स मिले हैं. ठीक है, wheat, barley, rice, pulses, millet, peas and sesame. ठीक है, bones of numbers of animal, many bearing cut marks that show that they have been used as food, also been found. ठीक है, तो यहाँ पे इनके डेड एनिमल्स मिले हैं. तो इनसे हमको यहाँ के ऑक्यूपेशन के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे फार्मर भी थे, यहाँ पे हंटर्स भी थे. दिस इंक्लूड कैटल, बुफेलो, गोट. अब ये सारे जानवर थे कि ये सारे मिले हैं हमको यहाँ पे. देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अदर वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड. यहाँ पे होता था, ये गैदरर्स भी थे. ठीक है, तो ये सारे कलेक्शन होता था, इससे हमको पता चलता है कि ये सारे गैदरर्स भी थे. अब हमको देखना है यहाँ पे मेगालिथिक साइट्स कौन कौन से हैं. देखिए, हमें नियोलिथिक साइट देखा था, पेलियोलिथिक साइट देखा था, अर्ली विलेजेस देखा था. अब हम देखते हैं मेगालिथिक साइट. मेगालिथिक साइट क्या है, ग्रीन में. ठीक है, ब्रह्मगिरी, ये जो बताया गया था ब्रह्मगिरी. ठीक है, इनाम गांव, ये भी यहाँ पे भी मेगालिथिक साइट थे. ये सारी चीजें हैं मेगालिथिक साइट. सो thank you for watching my video guys. Do subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates.